जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है मंगलवार 27 जून 2023। तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके आपके सामने लाता हूं एक जगह पे डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ अलॉन्ग विद फ्रंट लाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंपाइल करके आपको एक जगह पर प्राप्त हो जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए होती है ये वीडियो, तो मैं आपको बता दूं, जो भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल्स हो सकती है। क्योंकि जो भी चीज़ें जैसे पीआईबी की न्यूज़ हो गई, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह कंपाइल करके दे दी जाती हैं। दूसरी चीज़ें जो आपको बता दूं, एक टेलीग्राम का भी चैनल है इसका, वहाँ पे जाके अगर आप इसको पीडीएफ डिमांड करते हैं तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे दे दी जाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सकता है। ईजिली आप रिवाइज कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया था मैं कल 2022 में, आज उसकी डिटेलिंग को देखेंगे। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किससे रिलेटेड है, चलिए इसकी डिटेलिंग को यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको बता दें, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस भी आंसर करेक्ट करते हैं, यानी कि IMF इसका राइट आंसर है। तो ये क्या है रैपिड फाइनेंसिंग, इसको हम पहले देखेंगे। तो ये क्या प्रोवाइड करता है RFI, तो प्रोवाइड करता है रैपिड फिनेंशियल असिस्टेंस, यानी ऐसी कंट्री जिसको आवश्यकता हो अचानक से मनी, तो वहाँ पे वो डिलीवर करती हैं। तो जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं वो अर्जेंट ऐसी कोई चीज़ें फेस कर रही हैं, तो वहाँ पे आवश्यकता पे इसको दी जाती है। तो IMF के द्वारा ये फिनेंशियल सपोर्ट है, जो कि फ्लेक्सिबल और डाइवर्स तरीके से दी जाती है। ये रिप्लेस क्या किया है प्रीवियस, एक सेकेंड, प्रीवियस इमरजेंसी असिस्टेंस जो है पॉलिसी, उसको रिप्लेस किए हुए हैं। अब बात आती है आपकी क्रेडिट फैसिलिटी की, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो RCF क्या है, तो प्रोवाइड करता है रैपिड कंसेशनल फिनेंशियल असिस्टेंस। ये LIC को प्रोवाइड करता है। क्या, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है LIC, ये लो इनकम कंट्रीज है, यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, LDC भी बोल सकते हैं आप। तो जो भी लो इनकम कंट्री हैं, ऐसी कंट्री जिनका इनकम कम है, उनकी बातें कर रहा है, उनको रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के अंतर्गत तुरंत दी जाती है। तो यहाँ पे इनको टारगेट किया जाता है, जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको नीड हो जाती है, यहाँ पर उसको दिया जाता है। और यहीं तक नहीं, जो नॉन PRGT क्या होता है, नॉन PRGT होता है जैसे पावर्टी रिडक्शंस, ग्रोथ ट्रस्ट, इन सब चीज़ में जो चीज़ें निकल के आती हैं वो कंट्री यहाँ पे एलिजिबल होती हैं। साथ ही साथ रैपिड फिनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अवेलेबल होता है हायर कंट्री को, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो RCF किसके लिए होता है, RFI किसके लिए होता है, यहाँ पे डिफरेंसेस आपको बता दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया है। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है G20 के ग्रुप से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम अगर देखें तो इसका ऑप्शंस राइट ऑप्शन C है। और ये क्या क्वेश्चंस में कह रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, और एक इनिशिएटिव है सपोर्ट करता है लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेप्थ। तो जो भी डेप्थ है अनसस्टेनेबल, उसको भी कंसीडर करता है। इसका राइट ऑप्शन C है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस को अगर देखें तो एड्रेस करता है प्रॉब्लम ऑफ अनसस्टेनेबल डेप्थ, पहले ही लाइन में मैंने मेंशन करी है। G20 एक एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ तक पहुँचा है 2020 में, और कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेप्थ ट्रीटमेंट इसी का पार्ट यहाँ पे है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हुआ।
दूसरा जो कह रहा है टुगेदर विद द पेरिस क्लब, ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। ये जो स्टेटमेंट है कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर्ड डेप्थ ट्रीटमेंट को यहाँ पे कंसीडर करता है और केस बाय केस ये चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे जो इसकी डिटेलिंग होगी, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डाउट लेके आगे नहीं बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेली पीआईबी न्यूज़ जो कि ये मैं देता हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे देखेंगे तो आपके नरेंद्र मोदी यहाँ पे खारची पूजा के सेलिब्रेशंस को यहाँ पे इनकरेज करते हुए दिखे हैं। ये खारची पूजा किस राज्य में होता है आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। सबसे पहले बता दें नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ें होती हैं, तो खारची पूजा कहाँ पे होता है ये ज़रूर बताएं। दूसरा श्री हरद्वार दुबे, इनका डेथ हो गया है। ये कौन है? तो राज्यसभा के एमपी थे जो जिनका अभी डेथ हो गया, उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के आते हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। नंदी एक चीज़ें लॉन्च करी गई है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। ये फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी मिनिस्ट्री हैं जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। तो ये नंदी जो इनिशिएटिव है ये क्या है? तो आपको बता दें एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनऑकुलेशन सिस्टम। तो ये इन सब चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है और यह एक पोर्टल है जो कि किसी भी प्रकार की डेयरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, मेडिसिन्स, वैक्सीनेशंस, जानवरों को सारी डिटेलिंग आसानी से आप इस पोर्टल पे प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करी है और क्या नाम है, किसके लिए कार्य करता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर अभी रिसेंटली उत्प्रेरक चीज़ें लॉन्च करी है। ये क्या है उत्प्रेरक? तो उत्प्रेरक का पूरा मीनिंग हम समझेंगे तो उन्नत तकनीक प्रदर्शन केंद्र, ये इसका पूरा नाम हो गया। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एक्सेलरेट एडॉप्शंस ऑफ एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो इसका मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है वो देखेंगे। तो इसका पर्पज़ अगर देखा जाए तो ये इफिशिएंट टेक्नोलॉजी की बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है ताकि एक इम्प्रूवमेंट लाई जा सके एनर्जी सेक्टर में, उसकी बातें बोली जा रही हैं। तो उत्प्रेरक मिनिस्ट्री ऑफ पावर से है, याद रखिएगा। ये पिछली बार कुछ लेक्स पूछा था तो ये सारे के सारे लेक आपके बिहार प्रोविंस में हैं, याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अनुपम लेक, खड़गपुर लेक, कंवर लेक, घोड़ा कटोरा लेक, गोगाबिल लेक और मत्स्यगंधा लेक, ये जो इम्पोर्टेंट लेक हैं सारे आपके बिहार राज्य में स्थित है। ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी मणिपुर में अभी इशू चल रहा है उसको लेके यहाँ पे चीज़ें कुछ निकली हुई हैं। ये भी न्यूज़ और फैक्ट्स के रूप में यहाँ पे है। एक सेकेंड, आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए। यस, तो न्यूज़ और फैक्ट्स कुछ निकला हुआ है। तो मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, नाम याद रखिएगा, काफ़ी हाईलाइटेड हो गया है जब से यहाँ पे एथनिक वायलेंसेस हुई हैं। किसके किसके बीच? कुकी एंड मितई ट्राइब। ये दोनों ट्राइब आपको बता दें पिछले कई बार से न्यूज़ में हैं, कई बार मैंने कवर भी किया है, फिर भी छोटी सी डिटेलिंग इसके बारे में मैं दे देता हूँ। जो कुकी ट्राइब है वो आपकी मणिपुर की ट्राइब है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी पाई जाती है, साथ ही साथ बांग्लादेश और म्यांमार में भी ट्राइब पाई जाती है। सेम यही कंडीशंस मितई ट्राइब के लिए, कुकी ट्राइब के लिए, दोनों के लिए यही चीज़ें लागू होता है, यानी दोनों उसी जगह पर भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या इशू निकल के आया है? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पे प्रॉमिस किए हैं क्या कि जो SOO, ये है क्या है SOO? तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है, किसके साथ हुई थी? कुकी इंसर्जेंट, एक ऐसा दल जो वहाँ पर सरकार के खिलाफ कार्य करती थी, उस दल के साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप इशू निकाल के नहीं लाएंगे कोई भी फर्दर, और यहाँ पे सरकार के कार्य को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो ये SOO जो एग्रीमेंट हुआ था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि ये ऑपरेशन अपना चला रहे थे इसलिए उन ऑपरेशंस को सस्पेंड करने की एग्रीमेंट थी ये इंसर्जेंसी ग्रुप के लिए।
तो यहाँ पे इन दोनों के लिए इसी ऑपरेशन और एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों में जो एथनिक वायलेंस हो रही है उसकी वजह से इंसर्जेंसी और बढ़ गई है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के लिए यहाँ पे 11 जुलाई तक पेंशन के लिए लास्ट डेट दी गई है। जो भी लोग पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हायर पीएफ पेंशन के लिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं। 13 दिन से जो भी गुजरात में बाइपरजॉय तूफान आई, वे अभी तक 50 साल के इतिहासों में सबसे लंबे समय तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है ये रहा, जिसके कारण ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। एक लंबे समय की अवधि को ये कवर किया है। कौन सा? बाइपरजॉय। 6.9 बिलियन डॉलर की बातें बोली जा रही हैं। अभी फिनांस मिनिस्ट्री सैंक्शंस करी है क्या? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को लेके स्टेट के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को यहाँ पे तैयार करेगी। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन देने की भी बातें बोली जा रही हैं। तो स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इरीगेशन एंड पावर, इन सारे सेक्टर को ये प्रोजेक्ट के रूप में लेके चलेगी। 202 मेडल्स यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ है? इंडिया जीता है कहाँ पर? तो जर्मनी में क्या हो रहा है? तो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं जर्मनी में। यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग होते हैं वो खेलते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो 76 गोल्ड, 75 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज। इंडिया पार्टिसिपेट किया है किसमें? रोलर स्केटिंग, गोल्फ, बास्केटबॉल, टेनिस, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, और जो इंडियन एथलीट्स हैं वो 6 मेडल यहाँ पे लेते हुए नज़र आए। तो ये सारी 202 मेडल, ये सारी इम्पोर्टेंट है तीनों चीज़ें, ये याद रखिएगा। नाटो जो है, नाटो के हेड जो हैं जेंस स्टोलटनबर्ग, यहाँ पे ये बात बोले हैं कि जो रसिया में म्यूटिनी हुई है उसकी डिटेलिंग पूरी अच्छी से दी जाएगी, घबराइएगा मत। सारी की सारी स्टोरीज, इशूज, कॉन्सिक्वेंसेस, सारी की सारी डिटेलिंग में आपको दी जाएगी। तो जो म्यूटिनी हुई है वैगनर ग्रुप में रसिया के खिलाफ, यहाँ पे उसकी बातें बोले रहे हैं यहाँ कि यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करके रसिया का सबसे बड़ा मिस्टेक है। कौन बोल रहा है? जेंस स्टोलटनबर्ग ये बातें बोल रहे हैं। अब नाटो का बात आ गया, तो नाटो की डिटेलिंग बैकग्राउंड न्यूज के साथ यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बता दें नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है, मिलिट्री अलायंस है, याद रखिएगा ये चीज़ें। तो 31 मेंबर के आसपास इसमें है, जिसमें 29 यूरोपियन यूनियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री शामिल हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी कि क्या मतलब होता है कलेक्टिव का? अगर यहाँ पे इसके 3 मेंबर हैं और एक मेंबर के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करता है, तो ये दोनों भी मिलके उस कंट्री पे अटैक कर देंगे, इसलिए इसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में भी जाना जा रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मोटो की बात करें तो यहाँ पे ए माइंड अनफिटर्ड इन डेलिब्रेशन इसका मोटो है। नाटो का मेन हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, जबकि मिलिट्री का हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो मॉन्स बेल्जियम में है। रिसेंटली फिनलैंड जो है इस अलायंस को 4 अप्रैल 2023 को इसको ज्वाइन किया है। देखिए क्वेश्चंस कहीं से बन सकता है, याद रखिएगा। ये पूरी की पूरी डाटा काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी क्वेश्चंस बनाने वाले एरिया को कवर करता है। एग्जैक्टली 74 ईयर्स आफ्टर द नाटो फॉर्मेशंस का यहाँ पे फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। स्वीडन जो है ज्वाइन करने की इच्छा रखता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ग्रैंड रिवाइवल की बात करी जा रही है। क्या है वो ग्रैंड रिवाइवल? ये एक पूरी की पूरी इंडिया एंड इजिप्ट का जो रिलेशन है उसको लेके बातें बोली जा रही हैं। तो इंडिया और इजिप्ट का रिलेशंस अपग्रेडेशन हुआ है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में, डिप्लोमेसी में, ट्रेड में।
इन सब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों में अपग्रेडेशंस हुई है। तो जो वेस्ट एशिया है नॉर्थ अफ्रीका का, ये आप देख सकते हैं वेस्ट एशिया, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को वेस्ट एशिया यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपका इजिप्ट हो गया, ये आपका लेक नसेर हो गया, और ये रिवर कौन सी है, यही नील रिवर है जिसकी डिटेलिंग बैकग्राउंड में कल मैं दे चुका हूँ, आज नहीं दिया। तो ये आपकी कैरो कैपिटल है, याद रखिएगा, अल जीजा के पास है, यानी ये नील नदी के पास ही है कैरो कैपिटल। और ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ये आपका स्वेज कैनाल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी, जहाँ से क्वेश्चंस बनाने के कोर एरिया हो जाते हैं, इसलिए इसकी डिटेलिंग आपको दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दोनों कंट्री के बीच में जो साइन हुए हैं फ्रेंडशिप ट्रीटी 1955 के आसपास, वो इंडिया सपोर्ट करती हुई इजिप्ट को नज़र आ रही है। कैनाल की क्राइसिस जब 56 में हुई, उस वक्त नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 के आसपास चीज़ें चली। G77 की भी बात करें इस ग्रुपिंग में, तो इस ग्रुपिंग में साउथ साउथ कोऑपरेशंस की इनिशिएटिव हुई, जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। कोल्ड वार एरा को अगर हम जाते हैं तो इंडिया इजिप्ट वेयर यूनाइटेड ओवर देयर डिज़ायर नॉट टू बिकम, किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं, जैसे कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, जिसके कारण ये यूएस और सोवियत यूनियन को दोनों को ज्वाइन नहीं की, ये अपना नॉन अलाइन मूवमेंट बनाई, अलग तरीके से अपना किसी के साथ नहीं जुड़ने का प्रण और प्रतिष्ठा ले ली। दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया का जो डिसीजन है वह इजिप्ट को व्हीट सप्लाई अभी रिसेंटली किया, क्योंकि यूक्रेन का और रसिया के वार में जो यूक्रेन और रसिया व्हीट देते थे इजिप्ट को, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया, क्योंकि वार चल रहा था, जिसके कारण वहाँ पर व्हीट की स्कार्सिटी हो गई, और व्हीट की स्कार्सिटी होने की वजह से वो स्कार्सिटी भूखमरी में, फेमाइन में बदल गई, जिसके कारण लोगों को सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर ये जानी जाती है, किस चीज़ के फील्ड में, व्हीट के फील्ड में इंपोर्ट करती हुई इजिप्ट जानी जाती है। तो यहाँ पे हम अपने देश के व्हीट को भेजें, जो कि उनका बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया। इतना ही तक नहीं, फार्मास्यूटिकल और डिफेंस के फील्ड की भी बात करें, एग्रीकल्चरल की बात करें, आर्कियोलॉजिकल की बात करें, ये सारे फील्ड में भी हम आगे इजिप्ट के साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है इनके साथ, वो अच्छी खासी चल रही है। मोदी अभी अल हाकिम मॉस्क्यू पहुँचे, तो यहाँ पे इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती क्या होते हैं, तो ये जूरिस्ट होते हैं, जज के रूप में कार्य करते हैं। ये यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाते हुए नज़र आए। एक प्रकार से मोदी जी की मुस्लिम लोगों से भी मेरी कनेक्टिविटी किस प्रकार से है यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जा रही है आपको, किस कंट्री के प्रति, इजिप्ट के प्रति क्या रिलेशंस है इंडिया और इजिप्ट में, यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रेसिडेंट वहाँ के LCC जी क्या कह रहे हैं कि हु वाज इंडिया रिपब्लिक डे, तो LCC को यहाँ पे भारत बुलाया था। जब इंडिया की रिपब्लिक डे परेड हुई थी तो चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया इनको स्टेट ऑनर दिया था। अभी ऑर्डर आप जो नील ये अवार्ड दिया गया है किसको, आपके नरेंद्र मोदी जी को। पूरा अवार्ड की भी डिटेलिंग मैं पिछले वीडियो में दे दिया हूँ, अगर कोई देखना चाहता है तो पिछली वीडियो को देख सकता है, क्योंकि अभी तक का जो भी अवार्ड मोदी जी को प्राप्त हुआ है वो सारा का सारा अवार्ड मैं उसमें मेंशन किया हूँ। दो लीडरों के बीच में यहाँ पे पुनः मीटिंग होनी बाकी है, ऐसा नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल इन्वाइटी रहेंगे G20 समिट दिल्ली में, यहाँ पे सितंबर में नवंबर में जो चीज़ें चलने वाली हैं, तो सितंबर के आसपास जो चीज़ें चलने वाली हैं G20 की मीटिंग, उसमें यहाँ पे इनविटेशंस भी दी जाएगी। इजिप्ट नेबरहुड की बात करी जाए तो इज़राइल, सऊदी अरेबिया, ये कंट्री यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे कोऑपरेशंस दिखा सकता है ग्लोबल साउथ में, अफ्रीकन यूनियन के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। इस कंसर्न की बात करी जाए तो इजिप्ट की इम्पोर्टेंस इंडिया को कंसर्न्स में बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ जो नील नदी का पासवे है, जो स्वेज कैनाल है, उसका भी रोल है, क्योंकि उस कैनाल से भारत में जो ऑयल एंड पेट्रोलियम आती है,
क्रूड ऑयल आते हैं वो उसी रूट से होके आते हैं जो कि भारत तक पहुंचते हैं। तो उसका भी स्ट्रेटजिक रोल है जिसके कारण भारत को इसमें अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। इजिप्ट ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप बाय ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कितनी कंट्री आती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्री आती हैं और ये रिसेंटली मार्च में एनडीबी को ज्वाइन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इंडिया एंड इजिप्ट अपने आप में दोनों एक और क्लोजर रिलेशंस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि फ्यूचर इकोनॉमी के लिए और भी अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। तो आशा करते हैं ये सारी डिटेलिंग जो यहाँ पे दिया वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंडिया एंड इजिप्ट के रिलेशंस को लेके, इकोनॉमिक रिलेशंस को लेके, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेके, स्वेज कैनाल के लोकेशंस को लेके, और ये जो मैप डाला हूँ इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका स्वेज कैनाल हो गया, ये गल्फ ऑफ अकागा हो गया। यहाँ दोनों से क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं। स्टेट पीसीएस की तो बात ही मत पूछिए, दोनों कोर एरिया हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिबेलियन इन रशिया, तो रशिया में ही जो रशिया की प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, वो वहाँ पे विद्रोह करती हुई रशिया के खिलाफ ही नज़र आ रही है, जिसके कारण काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ बन गया है। पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है आज ही के समय में अगर बात करें तो वैगनर ग्रुप एक जो है, जो कि एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है और इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी। तो ताकि इसको किस प्रकार से डील करेंगे ये रसिया के ऊपर अब डिपेंड करता है, क्योंकि सिविल वार की सिचुएशंस कहीं ना क्रिएट हो जाए, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। शॉर्ट लिव्ड म्यूटनी की बात करी जाए, ये जो पर्सनालिटी है यही पर्सनालिटी इस वैगनर ग्रुप को हेड करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये यानी प्रिगोजिन इनका नाम है। ये जो प्रिगोजिनी है ये क्या कर रहे हैं? तो वैगनर की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें जो यूक्रेन की रीजन है ईस्ट वाली, वहाँ पे जो भी हुई, जैसे खारसोन हो गया, सलालोल हो गया, ये सब रीजन में जो अटैक हुए हैं यही आर्मी है जो अटैक की है और वहाँ पर अटैक करके उसके लैंड को कैप्चर करी है। तो इस रशिया को बहुत हद तक हेल्प करी है ये पार्टी जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के रूप में चलती है। अब बात करेंगे कि क्या इश्यू निकल के आ रहा है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग भी हम यहाँ पर बात करेंगे। 2 डिकेड से ये चीज़ें चल रही हैं। पुतिन जो कि रसिया में रूल कर रहे हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में अगर बात करें तो, लेकिन वहीं पे प्रिगोजिन की हम बात करें तो वो उनका जो फोर्स है वो क्रिटिकल मिलिट्री हेड क्वार्टर साउदर्न सिटी रस्टोव ऑन डोन में ये अभी पहुँचे हैं और इसको कैप्चर करते हुए नज़र आए हैं। कह रहे हैं कि ये जो एरिया है इस पे मिलिट्री का रूल है, वो भी प्राइवेट मिलिट्री का रूल है, और ये जो पार्ट है रस्टोव ये रसिया के अंदर ही है। तो यहाँ पे मार्च ऑफ जस्टिस करते हुए नज़र आए हैं और मॉस्को की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आए हैं। तो पुतिन को एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इंटरनल सिक्योरिटी की चैलेंजेस इमर्ज आउट हो चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्वेश्चंस ये उठ रहा है कि किस प्रकार से पुतिन इन इंटरनल क्राइसिस को डील करेंगे। क्या पुतिन की जो पावर है वो डिक्लाइन होने वाली है? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वैगनर ग्रुप था पुतिन का, एक प्राइवेट आर्मी जो यहाँ पे मिलिट्री जो इसको रन कर रही थी, वहाँ पे आर्मी इनकी ही यहाँ पे इनको बिट्रैल करती हुई, धोखा देती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ वैगनर जो ग्रुप है ये प्रति ईयर ये अपनी पैरेलल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि अफ्रीका में भी
और यूक्रेन के मुद्दों पे भी ये बैटलफील्ड में उतरी है और कई जगह ये सफलता भी दिलाई है। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह धोखा ही देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी जो सिचुएशंस क्रिएट हो गई है ग्लोबल लेवल पे, ये पूरा हाईलाइट न्यूज़ बन गया है। तो इसको कैसे, किस प्रकार से बिचौलिए बन के कौन डील करेगा, तो यहाँ पे पुतिन डायरेक्टली इसमें हाथ डालते हुए नहीं नज़र आए। इसमें अपने साथी बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको इसमें हाथ कर देते हुए नज़र आए और डील किए हैं प्रिगोजिनी से। तो प्रिगोजिनी से क्या डील हुआ है यहाँ पे वो देख लेंगे। तो जो पहले डिमांड कर रहे थे कि डिसमिसल ऑफ रसिया टॉप मिलिट्री लीडरशिप, जो कि डिफेंस मिनिस्टर सर्गो शुइगु ये कह रहे थे कि अभी जो प्राइवेट मिलिट्री चल रही है ये कमांड में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाए, प्राइवेटली नहीं रहे। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में टसल हो गया। तो सर्गो शुइगु के बाद से और प्रिगोजिनी के बाद से यहाँ पे दोनों के इशू निकल के आया, जिसके कारण ये डिसाइड किया कि ये प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकते, म्यूटनी यानी विद्रोह करने पे ये प्रिगोजिनी उतर आए। लेकिन अभी जो रिसेंटली आपका अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जो डील हुई है प्रिगोजिनी से, उसके कारण ये बेलारूस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मीडियोकर चीज़ें हो चुकी हैं, डील हो चुकी हैं, अब वो चीज़ें सामान्य होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही युगनेव प्रोजीवोंस्की ये जो हैं यही वो लीडर हैं जो अभी म्यूटनी किए हैं। अभी जो है बैलेंस पोजीशंस में चीज़ें चल रही हैं। तो ये हो गई आपकी रसिया, और रसिया का कुछ पार्ट जो है इतना एशिया में आता है। ये अगर यूरल माउंटेन होगा तो यहाँ से लेके आप जान जाइए ये पार्ट यूरोप में आता है। तो ये ऐसी कंट्री है जिसका एशिया में भी पार्ट आता है, यूरोप में भी पार्ट आता है। दूसरी जो है तुर्की ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी पार्ट आ रहा है और यूरोप में भी पार्ट आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से कंट्री हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये अपना प्यारा भारत, इसके कंसर्न में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ पुतिन जो है इसको किस प्रकार से डील करेंगे, क्योंकि सिविल वार का कंडीशंस अगर बन जाएगा, अपने ही आर्मी के खिलाफ ये उतर जाएंगे तो वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ जाएगा, सिविल वार छिड़ जाएगा, जिसके कारण अभी जो यूक्रेन की लड़ाई एक लड़ रहे हैं, घर की लड़ाई लड़ेंगे तो इनकी सत्ता भी गिर सकती है। तो पुतिन को बहुत अटेंटिव होकर कार्य करना पड़ेगा। कोई भी एक्शंस अगर ले रहे हैं इस मिलिट्री के खिलाफ तो उनको स्वयं हानि पहुँच सकती है, ऐसा ये भी एक एंगल निकल के आ रहा है। तो जो इंटरनल फ्यूड चल रहा है, इंटरनल लड़ाइयाँ चल रही हैं सिक्योरिटी सर्किल को लेके, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमिलिएटिंग द पब्लिक क्राइसिस यहाँ पे चल रही हैं। अब दूसरी तरफ क्या बातें बोल रहे हैं ये प्रोजीविंस्की, तो प्रोजीविंस्की यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं आपको यहाँ पे हम बता दें। तो प्रिगोजिन जो हैं, प्रिगोजिन यहाँ पे बातें ये बोल रहे हैं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है रशिया की, उनके लीडर उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आपकी जो अपनी आर्मी है उसको मिनिस्ट्री के अंदर रख दीजिए। दूसरी तरफ डिमांड ये दूसरी तरफ क्या क्लेम कर रहे हैं प्रिगोजिंस्की, तो प्रिगोजिंस्की कह रहे हैं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड हैं वो करप्शंस में लीन हैं और उनसे डिमांड भी अलग अलग कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों में राइवलरी हो गई है, इसीलिए ये म्यूटनी स्टार्ट हुई है। तो प्रिगोजिन यहाँ पे ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैगनर ग्रुप जो जिसको प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बोला जा रहा है, जो म्यूटनी के लिए तैयार हो गई थी, इसका रोल है बाखमुत रीजन में रशिया बैटलफील्ड में विक्ट्री के लिए ये जानी जाती है। तो यहाँ पे वैगनर ग्रुप का एक अच्छा खासा रोल है, ऐसा नहीं है कि ये अपना रोल अदा नहीं किए हैं। तो यूक्रेन के लड़ाई में इनका अलग रोल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कैसे ये चीज़ें ट्रिगर हुई उसकी अगर बात करें तो पहले बताया यूक्रेन वार के समय 2022 में यहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे शुरू हुई। पुतिन यहाँ पे एक पावरफुल लीडर तो थे ही, लेकिन जब भी बात आती है डिफेंस मिनिस्ट्री की तो ये जो प्राइवेट मिलिट्री है इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर लाने की बातें बोली जा रही थी, जिसके कारण इनकी
प्राइवेट आर्मी समाप्त हो जाती। तो यहाँ पे इसीलिए म्यूटनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ये ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ब्रॉड टेम्पोरली पीस बिटवीन हिज जर्नल एंड वारलॉर्ड। अभी रिसेंटली टेम्पोरली तो ये चीज़ें स्टेबल कर दी गई हैं, लेकिन इसको किस प्रकार से पुतिन हेल्ड करेंगे ये भी सोचने की बातें हैं। पुतिन सामान्यतः किसी को माफ़ी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर देश के साथ इतना बड़ा कोई गद्दारी करता है तो माफ़ी कैसे दे देंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशंस है ना, वो बहुत यूनिक सिचुएशंस बना है, पिक्यूलियर सिचुएशंस बने हुए हैं, जिसके कारण इसको टैकल करना कैसा बहुत कठिन हो जा रहा है, डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। इसलिए पुतिन ने निर्णय लिया है यहाँ पर कि अभी जो है यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो हम अपना सिविल वार अपने ही आर्मी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ इश्यू हो जाएगी और टूट कर बिखर जाएगी रसिया की सरकार। तो यहाँ पे इसीलिए सोच समझ के चाल चला गया है। और यहाँ पे अभी इमीडिएट जो रिएक्शंस निकल के आ रहा था प्रोजिविंस्की का, उसको डील कर लिया गया है। लुशांको बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे डील कर लिए हैं। तो यहाँ तक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो मार्च करने वाला था रशिया के कैपिटल मॉस्को तक, लेकिन अभी वो बातें बन चुकी हैं और देखते हैं किस हद तक ये चीज़ें आगे भी चलती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ। तो बहुत ही प्यारी एडिटोरियल यहाँ पे आपके लीडर्स के द्वारा ये चीज़ें लिखी हैं। तो शशि थरूर जी यहाँ पे आपको बता दें ये एडिटोरियल लिखे हुए हैं और एक अलग आइडियाज़, अलग इश्यूज़ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो माइंड सेट है लोगों का वो बदलने का प्रयास हो रहा है। समाज में किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से लोगों का एटीट्यूडनल चेंजेस हो रहे हैं। तो बात करी जा रही है यहाँ पे रिवाइव करने की, क्या हिस्ट्री को पुनः, तो हिस्ट्री को पुनः रिवाइव करने की बात करी जा रही है, पुनः इतिहास को जगाने की बात करी जा रही है। जैसे कि अगर ज्ञानवापी मॉस्क्यू का केस लें यहाँ पे, जो कि औरंगजेब के समय से ये चीज़ें चल रही हैं, तो हिंदुत्व और रिलीजन, कल्चर, ये सारी की सारी नेशन स्टेट सारी कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती हैं जब भी हिंदुत्व पॉलिटिक्स की बातें बोली जाए, हिंदुत्व कल्चर की बात बोली जाए, हिंदुत्व ट्रेडिशंस की बात बोली जाए, तो ये सारी इश्यू निकल के आती हैं। नेशनलिज्म की बात करी जाए यहाँ पे, तो स्टेटहुड यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, तो इंडिविजिबल और रिलीजन कल्चर को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस की बातें बोल रहे हैं, यानी कई प्रकार के लोग भारत में, इंडिया में कई प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोस्टियन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारे ऐसा, क्रिश्चियन, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन नेशनलिज्म और स्टेटहुड का जो डेफिनेशंस है इंडिविजिबल है, यहाँ पे ऐसी बातें बोल रहे हैं। जबकि रिलीजन और कल्चर की बात बोली जाए तो यहाँ पे मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस है, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं। जैसे कि कल्चर किसी का अलग हो गया, रिलीजन किसी का अलग हो गया। तो भारत में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं तो बहुत सारे रिलीजन भी हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं तो बहुत सारे कल्चर भी हैं। तो यहाँ पे वन रिलीजन डज नॉट फिट फॉर ऑल, वन कल्चर डज नॉट फिट फॉर ऑल, यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। कंट्री जो है हिंदुत्व, जो कंट्री अगर यहाँ पे बातें बोल रहे हैं भारत की, हिंदुत्व सी कल्चर डिफरेंटली, तो जो अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को रख के इस प्रकार से चीज़ें देखेगा तो उसे ये जो इतिहास है वो अलग ही तरीके से नज़र आएगा। जैसे कि बात बोल रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जो हैं यहाँ पे गोलवेकर क्या लिखते हैं कि कल्चर इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ऑल कम्प्रीहेंसिव रिलीजन। तो जो अपना कल्चर है प्रोडक्ट है किसका, रिलीजन का, लंबे रिलीजन समय के पार्ट का एक सदस्य है। यहाँ पे ऐसा बातें बोल रहे हैं, इसका हिस्सा है, सदस्य नहीं इसका हिस्सा है बोल सकते हैं। तो ये जो बॉडी है
नॉट डिस्टिंग्विशेबल, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हिंदुत्ववादियों की अगर यहाँ पर बात करें तो इंडिया का नेशनल कल्चर जो है, हिंदू रिलीजियस कल्चर और कल्चरल नेशनलिज्म, ये दोनों प्लूरल इंडिया को कहीं ना कहीं क्लॉक करता है, दोनों प्लूरलिज्म इंडिया को दर्शाता है। अगर डीपली इंडिया को हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे इंडिया में डाइवर्स कल्चर के लोग और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट रेसेस के लोग यहाँ पे आते हैं और रहे हैं। और भारत की खूबसूरती क्या है इंडिया की, इंडिया किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया है, सबको अलाउ करता है। जब से भारत आज़ाद हुआ है किसी को नेग्लेक्ट करता हुआ नहीं आया, यानी एक्सेप्टेंस में यकीन करता है, ह्यूमैनिटी में यकीन करता है, वेलफेयर में यकीन करता है, ग्लोबल डेवलप की बातें बोलता है। तो पीसफुल लाइफ की हम बातें बहुत एंशिएंट टाइम से करते हुए आ रहे हैं। शशि थरूर की जो बुक है, क्वेश्चंस यहाँ से कई बार आए हुए हैं। एंड आरा आप डार्कनेस, ये बड़ी अच्छी और प्यारी बुक है, इसको कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। ये बुक काफ़ी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसमें क्या बोलते हैं कि 200 साल जो विदेशों के लोगों ने भारत पर रूल किया, यहाँ पे राज्य किया, वह सब इशू निकाल के लेके आते हैं कौन, शशि थरूर अपने इस किताबों को। ध्यान दीजिए यहाँ पे 200 साल की ये बातें बोलते हैं, वहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी 1200 साल की बातें बोल जाते हैं, जिसमें आपका सल्तनत पीरियड, मुग़ल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये सारे पीरियड आ जाएंगे। और इतनी लंबी पीरियड जो मुस्लिम रूल करी है भारत में, उसको भी ये टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये इनका ये एंगल है। तो यहाँ पे उसी बेसिक डिफरेंसेस को ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसा चीज़ें चल रही हैं। इन लोगों के लिए अगर बात करी जाए तो मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडिया, चाहे वो दिल्ली सुल्तान के हों, दक्कनी सुल्तान के हों या फिर मुग़ल के हों, ये सारों लोगों ने ऑक्युपाई किया है गद्दी को। और दूसरी तरफ सारे के सारे फॉरेनर माने जा रहे हैं। तो आप अगर मुस्लिम हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं थरूर जी, तो आपको फॉरेनर यहाँ पे एंशिएंट के रूप को कंसीडर करते हुए प्राइम मिनिस्टर का जैसा स्टेटमेंट था, तो सारे लोगों को यहाँ पे फॉरेनर माना जा रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे किसी भी कंट्री को, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्ड किया हूँ कि जब चीज़ें मुस्लिम डायनेस्टी की थी, वहाँ पे जो भारत में विदेशों से ये डायनेस्टी आई, ये रूलर आए, चाहे अटैक करके आए, चाहे जैसे भी, लेकिन भारत में उनके डिसेंडेंट यहाँ पे रहें और भारत में ही घुल मिल गए, जिनके कारण इनको अंग्रेज़ों से तुलना करा जाएगा तो ये बिल्कुल भारतीय की तरह नज़र आएंगे, भारत के लोग की तरह नज़र आएंगे। क्योंकि अगर एक तरफ मैं इंग्लिश को रख रहा हूँ, दूसरी तरफ मुग़ल को रख रहा हूँ, तो इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। देखिए मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए थोड़ी डिफरेंसेस को हम देखेंगे। इंग्लिश क्या किए हैं यहाँ पे, इंग्लिश जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशंस किए हैं और भारत के धन को ले जाके यूरोप में रखे हैं, भारत के लोगों का शोषण किए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, हर प्रकार से, सोशल, इंटेलेक्चुअली, हर प्रकार से, कल्चरली, रिलीजियसली, हर प्रकार से हमारा शोषण करते हुए नज़र आए। ये इंग्लिश का अहम भूमिका, अहम रोल है कि ये किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किए, भारतीयों को ऊपर उठने से रोकें। लेकिन वहीं पे मुग़ल की बात आती है तो वो विदेशों से तो अवश्य है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, लेकिन परंतु वह आने के बाद एक आध दो पीढ़ी तक तो कुछ उल्टा सीधा चीज़ें चली, भारत से इधर से लेके उधर गए संपत्ति को, लेकिन यहाँ पे बाबर के बाद से बात करी जाए तो आके भारत में बस गए और भारतीय रिसोर्स का इस्तेमाल भारत में ही करने लगे। वहाँ यहाँ के रिसोर्स को कहीं और देश में ले जा कर के नहीं रखते थे, ना ही इंटेलेक्चुअल, ना ही रिलीजियस। तो थोड़े बहुत अगर रिलीजियस कन्वर्जन की बात करी जाए तो वो चीज़ें चली हैं, लेकिन
पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशंस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, ये सब चीज़ें नहीं चली हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत में आके घुल मिल गए थे, अपने ही भारतीय लोग से सहायता ले रहे थे, भारतीय लोग को एडमिनिस्ट्रेशंस में जोड़ रहे थे, भारतीय लोग को उच्च पदवी पे भी आसीन कर रहे थे। तो ये भारत में जो मुग़ल थे उनका रोल अलग था, जो इंग्लिश लोग हमारे पे रूल किए थे उनका रोल अलग था। तो दोनों में वास्ट डिफरेंस है। उसी डिफरेंसेस को यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आज की हिंदुत्व पार्टी की बात बोल रहे हैं शशि थरूर जी, वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। तो जो अभी बात करी जाए वी.एस. नाइपॉल की यहाँ पे व्यू की, तो ये जो है एक वुंडेड सिविलाइजेशंस को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अगर हिंदू के कंसर्न में रख के हम चीज़ों को देखते हैं तो वुंडेड सिविलाइजेशंस की क्या बात करी जाए, ये इनके सिविलाइजेशंस जो है भारत की सभ्यता, प्रतिष्ठा, कल्चर जो है उस पर लंबे समय से फॉरेनरों ने अटैक किया है। इस प्रकार की हिंदुत्व आइडियोलॉजी ये कहीं ना कहीं आती है और मुस्लिम को इन्वेडर्स के रूप में यहाँ पे देखा गया है। तो यही सारी चीज़ें जो अभी आपको मैं बताया कि ब्रिटिश रूल जो है वो किस प्रकार से मुग़ल रूल या फिर सल्तनत रूल से किस प्रकार अलग है, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, वो मैं अभी आपको बताया हूँ इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ ये चीज़ें दिखाता है कि हिस्टोरिकल एविडेंस तो सजेस्ट करता है, कोई डाउट नहीं है क्या, कि औरंगजेब जो है डिड नॉट डिस्ट्रॉय थाउजेंड ऑफ हिंदू टेम्पल। तो ये हज़ारों टेम्पल तो नहीं डिस्ट्रॉय किया, लेकिन डिस्ट्रॉय तो ज़रूर किया है। ऐसा नहीं कह रहे हैं ये कि डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन हाँ हज़ारों टेम्पल नहीं किया है, ये क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ही डिड डिस्ट्रॉय वेर लार्जली फॉर पॉलिटिकल रीजन। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो वो मंदिरों का डिमोलिशंस किया है, डिस्ट्रॉय किया है, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, यानी भारत में ही जो लोग रह रहे थे उनको दमन करने के लिए वो किया है। पॉलिटिकल रीजन्स यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लिटिल कार्य किया है क्या, प्रमोट करने के लिए कन्वर्जन भी किया है, लेकिन कम कन्वर्जन किया है, यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। तो एविडेंस जो जाती है रिलेटिवली मॉडेस्ट हो जाती है हिंदू को अगर कंसर्न करा जाए, क्योंकि हु एडॉप्टेड इस्लाम ड्यूरिंग औरंगजेब रूल। तो यहाँ पे हिंदू भी कई सारे एडॉप्ट किए थे औरंगजेब रूल के समय में, क्या इस्लाम, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ जो हिंदुत्व सेंटर व्यू है, इस व्यू को लेके यहाँ पे इशू निकल रहा है। तो क्या है ये, रिलीजन बेस्ड बातें बोल रहे हैं क्या, कि ऑल मुस्लिम रूलर आल एविल एंड ऑल हिंदू आर वैलिएंट रेसिस्टेंट। तो क्या हिंदू एंड ऑल मुस्लिम ये दोनों एक दूसरे के रेसिस्टेंस के लिए खड़े हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज की जो हिंदुत्व नेशनलिज्म है यहाँ पे वो इसी तरीके से रिजेंबल करती हुई नज़र आ रही है। तो हिंदुत्ववादी की बातें बोल रहे हैं जो कि अनअवेयर हैं आप द मुस्लिम जनरल्स। यहाँ पे पहले के मुस्लिम जनरल्स के बारे में बोल रहे हैं कि उनके बारे में अभी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि वो लड़े हैं हिंदू राजा के साथ, हु फॉट ऑन द साइड ऑफ हिंदू राजा, और हिंदू राजा भी मुस्लिम के साथ यहाँ पे सपोर्ट में लड़े हैं। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया गया, फिर हल्दी घाटी अकबर के साथ ये जो उदाहरण दिया गया, यहाँ पे राजा मान सिंह जो हिंदू थे अकबर का सहायता करते हुए नज़र आए, राणा प्रताप रेसिस्टेंस करते हुए नज़र आए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं आपके समय में। अब ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं वो इसीलिए बताई जा रही हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पीसफुल तरीके से रहते थे, ऐसा नहीं है इनमें फाइटिंग होता था। लेकिन केवल और केवल इंग्लिश ही ऐसे थे जो आए और हिंदू में और मुस्लिम में फूट डालना शुरू किए और यहाँ पे राज करना शुरू किए, जिसके कारण बहुत सारे वायलेंसेस हुए। तो ये जो है लिबरल टॉलरेंट रूलर्स जैसे कि अशोका, अकबर, जय सिंह, वाजिद अली शाह, इन फिगरों की बात करी जाए तो इनमें हिंदुत्व लिस्ट ऑफ नेशनल हीरोज़ कहाँ से आता है, ये ऐसी चीज़ें नहीं मेंशन करते हैं। तो अशोका का बात करी जाए तो ये भी लिबरल
बातें करते हैं, हर धर्म का रिस्पेक्ट करने की बातें करते हैं, वुमेन का रिस्पेक्ट, ओल्ड पीपल का रिस्पेक्ट, ब्राह्मण का रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट करने की बातें बोलते हैं। अकबर भी लिबरल पॉलिसी को लेके आगे चलता है और हिंदू में शादी करता है। ये सारी चीज़ें आई हैं आपके मुग़ल के बाद, मुग़ल के समय ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स चल रही है उस पे फोकस करते हुए कह रहे हैं कि सारे के सारे हिंदू 1200 साल से यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेनर के रूप में रहे, ये इशू निकल के आ रही है। इंडियंस हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे रिवॉल्ट किए थे 1857 में, तो उसमें बहादुर शाह का नाम आता है, जीनत महल मौलवी का नाम आता है, अहमदुल्ला का नाम आता है और जनरल बख्त खान का नाम आता है। तो देखिए यहाँ पे ये दूर चीज़ें नहीं है, प्रूफ के साथ सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसको कि 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसमें मुस्लिम लीडर, यहाँ पे मुस्लिम लीडर सीधे इंग्लिश के खिलाफ ही खड़े हुए थे, वो प्रूफ यहाँ पे है। तो सारे के सारे मुस्लिम थे और इनमें से हिंदुत्व कोई भी नहीं थे, यहाँ पे उनके खिलाफ चले गए थे। तो क्या इशू था यहाँ पे इंग्लिश के खिलाफ चले गए थे? क्यों ये इनसे आके मिल नहीं गए थे? क्योंकि ये अपना लिए थे, अपने भारत लैंड को ही ये अपनाए हुए थे और यहीं पे इनका पालन पोषण भी हो रहा था। ये इंग्लिश बिल्कुल भी भारतीय लैंड को एडॉप्ट नहीं किए थे, ये बस एक्सप्लॉयटेशंस का प्लेस बना लिए थे, किस प्रकार से अपने धन को बढ़ाया जाए। क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लैंड था, उनके लैंड उतने फर्टाइल भी नहीं थे, प्रोडक्शंस भी नहीं होता था, इसलिए भारत से धन का ले जाना उनके लिए आसान हो गया। क्योंकि धीरे धीरे व्यापार करते हुए जब आए तो बाद में धीरे धीरे अपने ही देश के लोगों को यहाँ पे कंट्री को गुलाम बनाते हुए, स्लेव बनाते हुए नज़र आए। भक्ति मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सलिस्ट रिलीजियस की बातें बोली जा रही हैं, रिफॉर्मर की बातें बोली जा रही हैं। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ये लोगों ने किसी भी प्रकार का हिंदुत्व ऑर्थोडॉक्सिस को अटेंशंस नहीं ली। यहाँ पे लिबरल थॉट की बात बोली जा रही है। ये सारे लोग अलग प्रकार से अपना व्यू पॉइंट रखते थे। तो यहाँ पे अनक्रिटिकल वेनरेशंस ऑफ हिंदू हीरो की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, मराठा वॉरियर, ये सारे लोग निकल के आते हैं। रिसेंट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे करिकुलम में बदलाव आ रहा है। औरंगजेब का जो सिलेबस है NCERT से हटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी हिस्ट्री बहुत रिच रही है, उस हिस्ट्री को हमें नहीं हटाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन हिंदू है कौन मुसलमान, इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को हटा नहीं सकते। क्योंकि जो चीज़ें घटी हैं वो घटी हैं, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव से है, वो हमें एक वास्ट नॉलेज देती हैं। नॉलेज के साथ साथ हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है और क्या चीज़ें नई नई हो सकती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से अवगत नहीं कराएंगे, अवेयरनेस उनको नहीं देंगे, ये अपने सिलेबस करिकुलम में नहीं डालेंगे, तो ये किस प्रकार से चीज़ें होंगी, आगे वाली जनरेशन इनके बारे में नाम तक नहीं जानेगी, जिसके कारण कौन औरंगजेब था वो भी लोग नहीं जान पाएंगे। तो ये नहीं था कि औरंगजेब क्या था, ये इस पर बात हो रही है कि अपनी हिस्ट्री बहुत रिचनेस है, उसकी ग्लोरी जो है वो धूमिल नहीं होनी चाहिए। ये थी सारी डिटेलिंग हिंदुत्व पॉलिटिक्स को लेके शशि थरूर जी के द्वारा ये सारी की सारी डिटेलिंग डाली गई थी। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं जो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिजिटल इंडिया बिल को लेके यहाँ पे इशू आया है, उस बिल को हम समझेंगे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT यहाँ पे एक बिल लेके आ रहा है, प्रपोज किया हुआ है डिजिटल इंडिया बिल। इसमें बहुत सारा रिफॉर्म होगा इंटरमीडिएरीज में, और जो भी स्मॉल ग्रुप्स हैं बिजनेस को चला रहे हैं उसको लेके ये बिल आएगा। तो 23 साल के इतिहास में अभी ये जो बिल आ रहा है IT एक्ट को लेके, उसमें अपग्रेडेशंस की बातें बोली जा रही हैं। तो जो करेंट लीगल रिजीम है
उसको किस प्रकार से टैकल करेगा, क्या चैलेंजेज हैं, क्या हार्म पहुंचा रहा है, किस प्रकार से कॉम्पिटिशन्स होगी, ये सारी डिजिटल स्पेस और मिस इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। बता दें अभी ये प्रपोजल है, इसलिए इसकी डिटेलिंग नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अभी नहीं आई हुई हैं। जब आएंगी आपको अच्छे से दी जाएंगी ये सारी चीज़ें, और इस पर लेजिस्लेशन बनेंगी तब जाके आपको दी जाएंगी। कुछ प्रपोजल में यहाँ पे इंक्लूड करा जा सकता है क्या कि डिजिटल इंटरमीडिएरीज की बातें बोली जा रही हैं, जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी तक जो सुविधा पहुंचा रहा है बीच में कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसको इंटरमीडिएरीज बोल रहे हैं। जैसे कि डिजिटल सर्विसेज की बात बोली जा रही है, जैसे व्हाट्सएप की बात बोली जा रही है, ई कॉमर्स कंपनी की बात बोली जा रही है, हर प्रकार की डिजिटल सर्विसेज, हेल्थ की बात बोली जा रही है। कोई भी डिजिटल सर्विस को ले लीजिए आप, उसको कंसीडर करके बातें बोली जा रही हैं। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, हर प्रकार के सर्च इंजन्स, किस प्रकार से इंटरमीडिएट का रोल है उसको लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो करंट आईटी एक्ट डिफाइन करता है इंटरमीडिएट, जिसमें इंक्लूड करता है एंटिटी बिटवीन यूजर्स एंड द इंटरनेट, एंड द आईटी रूल सब क्लासीफाई करता है इंटरमीडिएट को 3 मेन कैटेगरी में। पहला क्या है, SMI सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, दूसरा क्या है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, तीसरा जो है ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरीज। इन फील्ड में प्रपोजल आने वाले हैं, देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें लेके आते हैं। SMI क्या फैसिलिटेट करता है, क्या आगे बढ़ाता है, तो कम्युनिकेशंस और शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन यूजर्स। SMI क्या करता है, वेरी लार्ज यूजर बेस को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जो भी रूल्स यहाँ पे बनाई जाएंगी वह स्ट्रिंजेंट ऑब्लिगेशंस होंगी और इंटरमीडिएट्स को फॉलो करनी होंगी। 72 घंटे की टाइमलाइन में रिस्पॉन्ड करना होगा, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कंटेंट को भी यहाँ पे अगर कोई चीज़ें इशू हो जाती हैं तो 72 घंटे के अंदर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओनली ए हैंडफुल ऑफ द कंट्री ऐसी चीज़ें लेके आई हैं, इसलिए इसको लाने के लिए कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की डिजिटल सर्विसेज एक्ट की बात करी जाए यहाँ पे, तो इसको कंसीडर करके बहुत सारी इशू यहाँ पे निकली हुई है। अगर बात करी जाए इसके इम्प्रूव और अकाउंटेबिलिटी की, तो इसकी सेफ्टी ऑनलाइन और ये जो अप्रोचेज हैं किस प्रकार से फ्यूचर प्रूफ, किस प्रकार से डाटा लीक ना हो, किस प्रकार से कोई इशू ना हो, किस प्रकार से डिजिटल पायरेसी ना हो, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये किस प्रकार से हम डील करेंगे उसकी बातें बोली जा रही हैं। टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इवॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक कैटेगरीज में कैसे हम आगे बढ़ेंगे भविष्य में, उसकी बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी हैं एग्जेम्प्ट करने की बातें बोली जा रही हैं, छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की, कैचिंग की और कंड्यूट सर्विसेज की, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं किस प्रकार से इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करेंगे और ऑनलाइन मार्केट को कैसे रेगुलेट करेंगे। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, अंडरटेक रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एक्टिव यूजर्स, और रिस्क और हार्म की भी बातें बोली जा रही हैं। इंक्रीज करने की ज़रूरत है कॉन्फिडेंस, और जो भी ग्रीवांसेस होंगे उसको टैकल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये वैगनर म्यूटनी की जो अभी बातें किया है उसकी डिटेलिंग को यहाँ पे हम देखेंगे। तो वैगनर की चीफ रसिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हैं यहाँ पे वैगनर ग्रुप के, उनका नाम क्या है, यवनेव प्रिगोजिन। ये जो है क्रेमलिन तक ये चीज़ें चली हैं और ये फॉर्मर क्रेमलिन कॉन्ट्रैक्टर थे, और पुतिन जो हैं एक्यूज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि जो करप्शन चल रहा है और इनकम्पिटेंस। तो ये कौन एक्यूज किया है, तो ये वैगनर ग्रुप ही है जो एक्यूज किया है, इन्फॉर्म किया है पुतिन को कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है, इशू निकल के आ रहा है। तो ये अभी सारी चीज़ें आपको मैं जो अभी आगे वीडियो में बताया वही सारी डिटेलिंग यहाँ पे दिया हूँ। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर सेर्गे शोइगु इनके खिलाफ जाके निकल गए कि जो भी प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप चला रहे हैं, कौन ग्रुप, वैगनर ग्रुप यही चला रहे हैं प्रिगोजिन। तो यहाँ पे क्या इशू निकल के आ रही है प्रिगोजिन के और सर्गो सेवी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं,
कि डिफेंस मिनिस्ट्री डिमांड कर रही है आपकी प्राइवेट आर्मी को मेरे कंट्रोल में दीजिए। आपकी आर्मी 25,000 प्लस के आसपास पहुंची है, जिसके कारण इनके कमांड को ये नहीं माने प्रिगोजिन, और ये म्यूटनी, ये विद्रोह पे निकल आए और रसिया के खिलाफ ही कूच करते हुए नज़र आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं ये इनकी स्टार्टिंग है 2014 में ये स्टार्ट हुई, 2022 में यूक्रेन, और ये क्रीमिया में भी रोल अपना प्ले किए हुए हैं। ऐसा नहीं है क्रीमिया में रोल प्ले नहीं किए हुए थे। क्रीमिया में 2014 में जब हथियाता है तो इसको G8 कंट्री से G7 कंट्री बन जाता है, क्योंकि रसिया यहाँ से छोड़कर निकल जाता है। तो ये वैगनर जो ग्रुप है उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया हूँ मैं, आप देख सकते हैं। सारी की सारी डिटेलिंग तो पहले ही बता दिया, कुछ यहाँ पे ग्राफिक के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। वैगनर जो है रूथलेसली इफेक्टिव रहा यूक्रेन के वार में। अगर बात करें तो खार्किव और खेरसान रीजन में इसका अहम रोल है। सोलेदार और बाखमुत रीजन में मई के आसपास वैगनर ग्रुप ने अपना विक्ट्री हासिल करी, और ये जो डिलेमा है पुतिन का, अब निकल के लंबा चौड़ा डिलेमा आ रहा है, कहीं सिविल वार न हो जाए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहाँ पे बेलारूस में इस डील को करते हुए आ रहे हैं। अब जा कर के ये जो वैगनर ग्रुप है बेलारूस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई डील हो चुकी है। पुतिन के ऊपर भी बहुत सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं कि क्या ये जो क्राइसिस है, चैलेंजेज है, इसको किस प्रकार से पुतिन डील करेंगे, कैसे अपने ही कंट्री में जो रिवेलियन निकल के आ रहे हैं उसको क्या माफ़ कर देंगे, क्या पुतिन की जो पावर सत्ता है वो जाने वाली है, क्या पुतिन की पॉपुलैरिटी फेम घट गई है। ये सारे क्वेश्चंस अब अचानक से रेज होने शुरू हो गए हैं। क्या पुतिन डिक्टेटरशिप है, ऐसे हर प्रकार से क्वेश्चंस उठते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें पुतिन को बहुत सावधानी से कदम रखने की ज़रूरत है। यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्या है? तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एक टर्म आया हुआ है, टर्म से क्वेश्चंस यूपीएससी बना देता है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। तो इटालियन मार्क्सिस्ट एंटोनियो ग्राम्सी यहाँ पे प्रिजन नोटबुक में ये चीज़ें मेंशन किए हुए हैं। 1926 में एक इटालियन फासिस्ट रेजिम को लेके ये चीज़ें चल रही हैं। क्या कंसेप्ट है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का? तो ये एक प्रकार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है ग्राम्सी फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस में। तो ये इसको क्या जानाता है, जैसे कि रिवोल्यूशनरी जो प्रैक्टिस होते हैं, जो सक्सेसफुल चैलेंज करते हैं किसको, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी और कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के बीच में जो इशू आता है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स जो भी बुद्धिमान हैं, स्कॉलर्स हैं समाज में, उनका रोल प्ले करता है। वही इंटेलेक्चुअल्स ग्रुपिंग की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे क्लास पावर आइडियोलॉजी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हेगीमोनी, एक सत्ता डोमिनेंस की बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से कैपिटलिस्ट स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उसकी बातें बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ डीलिमिटेशंस की बातें बोली जा रही हैं। असम के स्टेट असेंबली में यहाँ पे डीलिमिटेशंस आने वाले हैं, जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो घट जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो घटेंगी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशंस बढ़ती है, इसलिए बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पे 19 से 16 बढ़ती हुई असम का एसटी ट्राइब में नज़र आ रही है, और 126 लोकसभा जो 126 कॉन्स्टिट्यूएंटी असेंबली सीट, 14 लोकसभा की सीट, इनमें चेंजेज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है जो मुस्लिम ग्रुप है वहाँ पे ये चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटा कर दिया जाएगा, बाद में दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिला दिया जाएगा। तो देख सकते हैं जनरल की जो नया डिवीज़न होने वाला है, और ओल्ड डिवीज़न 98 से 102 से 98 होगा, एससी 8 से 9 होगा, और 16 से 19 एसटी हो जाएगा। एससी जो है 8 से 9 हो जाएगा। टोटल 126 असेंबली की सीटें हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशंस इनवाइट किया है सजेशंस ऑब्जेक्शंस फॉर द डीलिमिटेशन ड्राफ्ट 11 जुलाई तक 2023 तक ये सजेशन और ऑब्जेक्शंस देता हुआ नज़र आ रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें 2023 में चीज़ें शुरू होनी है, लेकिन अभी एक बहुत फैसिनेटिंग पिक्चर्स दिया गया है जो स्ट्रेटोस्फेरिक में यहाँ पे आपके आईसीसी वर्ल्ड कप का एंट्री हुई है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर स्पेस में ले जाके वर्ल्ड कप को रखा गया है। वहाँ से सीधे नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में वो घूमता हुआ जाएगा। तो वहाँ पे सीधे लैंडिंग होगी। लगभग 1,20,000 फीट के ऊपर ये चीज़ें गई हैं। ऐसा चीज़ें पहली बार फैसिनेटिंग एक्शंस इंडिया के लिए
चल रही हैं। ये जो जून 2027 से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड ट्रॉफी होगी, ये ट्रेवल करेगी 18 कंट्री में। कंट्री कौन कौन? कुवैत, बहरीन, मलेशिया, यूएसए, नाइजीरिया, युगांडा, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इसके बाद होस्ट कंट्री में, जो कि भारत इस बार का 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ पर चीज़ें आएंगी। तो ये थी सारी डिटेलिंग। पिक्चर देख सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है, क्रिकेट कितना ऊपर है, यहाँ पे एक नए तबके का चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी तक यूनिक है। सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेटोस्फीयर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए उसको भी न्यूज़ में रखिएगा। तो क्या क्या स्फीयर होते हैं? तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और यहाँ पे लास्ट है एक्सोस्फीयर। तो ये जो स्फीयर है नीचे से ऊपर याद रखिएगा, इसकी डिटेलिंग भी याद रखिएगा और क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी याद रखिएगा। इंडिया जो है अभी रिसेंटली यहाँ पे 202 मेडल जीतता हुआ नज़र आया, जो कि पहले मैं बताया, और ये जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक कैंपेन हुआ है। ये सारी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं चीज़ें कवर हो गई होंगी। जो भी चीज़ें आपको पसंद आई हों वेल एंड गुड, कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद आई हों उसके लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, ताकि उसको भविष्य में मैं चेंज कर सकूं इफ़ अलाउ दैट। तो वहाँ पे चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इशू हैं आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में जाके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।